हमारा जज जिसके हाथ में ये पावर था उसी ने लगाया झगड़ा राज्यपाल बनने के लिए। मैं नाम तो नहीं लूंगा, नाम दीक्षा भूमि के बहुत बड़े लोग थे वो, लेकिन यही है हमारे लोग। ये है जैसे अपने ये क्या बोलते रावण, हाँ जी। रावण का भाई था बिंबिसार, ये हमारे समाज के बिंबिसार। इन्होंने आज तक बौद्ध धर्म नहीं लिया। देखो लेक्चर बनने के लिए 55% लगते हैं, यस एम आई करेक्ट? तो इनको कभी 55% मिलते ही नहीं। तो अभ्यास करो, ये पूजा पाठ छोड़ दो और फिर देखो आप भी आओगे इस फाइट में। जो साउथ में इन्होंने किए माला और मादिका के नाम से, तो माला माने वहाँ जैसे यहाँ के महार है और मादिका जैसे वहाँ के मांग है, और ये संघर्ष वहाँ यशस्वी हो गया। आज वहाँ की जितनी तितर बितर अवस्था हो चुकी है, जो दो कम्युनिटी जो एक ही है, शेड्यूल कास्ट में है, मिल के रहने वाली थी, तो वो अभी दुश्मन जैसे एक में को देखते हैं। तो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं जिनको इस सत्ता में रहना चाहते हैं, वो चाहे भले कोई जनता कितना भी कुछ भी कहे, मासेस कुछ भी कहे, लेकिन उनको उनके सत्ता में टिके रहना है, उनको अपनी खुशी बचाना है। उन्होंने आज आप इस मोर्चे में भी देखोगे तो बहुत सारे लोग बगैर बताए सफेद वस्त्रों में आ गए। दे आर बुद्धिस्ट, वो सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, और बुद्धिस्ट लोग जानते हैं कि उनको सब एक मिलके रहना है, बाबा साहब के तत्वों को लेकर चल। जो चर्मकार समाज के लोग हैं उनको बाबा साहब समझ में आ गया है, इसलिए उनको बाबा साहब का संघर्ष और सारा सूत्र और कॉन्स्टिट्यूशन ये सारा समझ में आ गया है। महाराष्ट्र की बात अलग, महाराष्ट्र के चर्मकारों को अभी वो समझने में थोड़ा समय लगेगा। 69 कम्युनिटी को साथ में रखा है, किसने रखा है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखा है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। तो कुछ सोच के रखा होगा, एक सामाजिक समता प्रस्तावित होना चाहिए। ये सरकार उसको तोड़ना चाहती है, इसका मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने वाले राज्य करता है। कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया है, अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो आप उपवर्गीकरण नहीं कर सकते, इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। ये हमारी सरकार ये अनुसूचित जाति के जो 59 जातियां है उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका उल्लू सीधा हो जाए। भारतीय संविधान कलम 15(4) के तहत समानता का जो राइट है, इक्वेलिटी का राइट है, ह्यूमन राइट है, वो ह्यूमन राइट को ये बाधा पहुंचाता है। अनंत बदर समिति का अहवाल रद्द करो और ये उपवर्गीकरण भी रद्द करो। आज 20 तारीख नागपुर की इस पवित्र दीक्षा भूमि से जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसके बाद जो महाराष्ट्र में जलजला उठा, पूरे महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हुए। आज उसी फेहरिस्त में हम देखते हैं कि नागपुर के दीक्षा भूमि से भी ये विविध संगठनों के साथ ये मोर्चा निकला है, और यहाँ पर शहर के और पूरे लोग यहाँ पर जुड़े हैं। हम आपसे बात करते हैं। हम देखते हैं कि जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये फैसला, हम देखते हैं कि इसको जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी इस पे स्टेटमेंट आया। आपका पहला रिमार्क क्या है? नहीं, मेरा रिमार्क तो है ये झगड़े लगाने वाली बात है, और ये गलत है, और ये हो भी नहीं सकता। नागपुर का जो समाज है, ये बाबा साहब के लेकर है, ये लोग हैं, ये कोई सादी बात नहीं है। तो जजमेंट इज रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। हम देखते हैं कि एक तरफ हम देखते हैं कि कुंभी और मराठा का झगड़ा लग जाता है, एक तरफ देखते हैं कि हम धनगर समाज और आदिवासियों का झगड़ा लगता है। अभी क्या बौद्ध, मांग और मातंग के बीच में झगड़ा लगाने का षड्यंत्र है, जब एक जगह आ रहे लोग? तो ये इस दुनिया में बाबा साहब ने 4 कम्युनिटी निकाला। पहला ओपन, SC, ST एंड OBC। तो भाई तो ये तो खत्म हुआ है। और एक महीने निकाला बेघर। तो दूसरी बात यह है, जब 59 जात एक SC में आती है तो इसको मतलब ही नहीं आता, इसमें कोई मतलब नहीं आता। ये सब रॉन्ग है, ये देख रहे हैं जो यहाँ के लोग हैं। पहली बात तो भालेराव एडवोकेट साहब, मैं ये बोलूँगा कि सबसे बड़ी बात, एक भोंडेकर नाम का आमदार, एक छोटू सा आमदार, 10वीं नापास, 12वीं नापास, और वो जो भंडारे से आमदार बनता है उसने लगाया शुरुआत। दूसरी बात ये हुई कि हमारा जज जिसके हाथ में ये पावर था उसी ने लगाया झगड़ा राज्यपाल बनने के लिए। मैं नाम तो नहीं लूँगा, नाम दीक्षा भूमि के बहुत बड़े लोग थे वो, लेकिन यही है हमारे लोग। ये है जैसे अपने ये क्या बोलते रावण, हाँ जी। रावण का भाई था बिंबिसार, ये हमारे समाज के बिंबिसार। हम देखते हैं कि डॉक्टर फुलेकर सर, कि आपके भी बहुत सारे कॉलेजेस है, एजुकेशन संस्थाएं हैं। क्या आपने अपने सालों में ऐसे प्रैक्टिकल अनुभव किया है कि कभी शेड्यूल कास्ट की एक ही जाति को फायदा मिल गया, अन्य जातियों को नहीं मिला, ओबीसी की एक ही जाति को फायदा मिला, या शेड्यूल ट्राइब की एक ही जाति को फायदा मिला? आपने ऐसा अनुभव किया कभी? कभी नहीं। देखिए, जो हमारी SC में कम्युनिटी है वो बौद्ध समाज, बाबा साहब को पकड़ा, बाबा साहब ने हमको बौद्ध धर्म दिया,
और वो बौद्ध धर्म इसलिए दिया कि दिस इज द साइंटिस्ट फैक्ट। इन्होंने आज तक बौद्ध धर्म नहीं लिया। देखो लेक्चर बनने के लिए 55% लगते हैं, यस एम आई करेक्ट? तो इनको कभी 55% मिलते ही नहीं। तो अभ्यास करो, ये पूजा पाठ छोड़ दो और फिर देखो आप भी आओगे इस फाइट में। हम देखते हैं कि लोग उतर चुके हैं, लोगों ने यलगार यहाँ से एक नागपुर से दिया है। हम देखते हैं यहाँ पर विभिन्न संगठनाएं, चाहे वो लहूजी संगठन हो, मातंग समाज या चर्मकार समाज हो की संगठनाएं हो, हर लोग जुड़े हैं। क्या बोलेंगे, क्या मांग है सरकार से, कुछ बोल पाएंगे आप? हम देखते हैं कुछ महिला भी है यहाँ पर, वो क्या बोलते हैं, हम बात करते हैं उनसे। बोलो बाबा साहब आंबेडकर की जोर से बोलो, जोर से बोलो। जमाती पिछडा वर्ग यांच्यामध्ये भांडण लावण्याचं कारस्थान हे बीजेपी सरकार आणि फडणवीस सरकार करत आहे। तर असं नको व्हायला, या विरोधात हे आंदोलन आहे। वर्गीकरण नकोच नको, आरक्षण बचाओ, वर्गीकरण हटाओ, वर्गीकरण हटाओ, आरक्षण बचाओ। मैडम जब से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ये जजमेंट आया, सब क्लासिफिकेशन, अलग अलग स्कॉलर, अलग अलग थिंकर्स के अपनी अपनी राय आई, और जब हम देखते हैं कि बदर कमेटी का जो अहवाल आया वो भी पब्लिक में नहीं आते हुए वो डायरेक्ट सीएम तक पहुंच गया और उसके ऊपर स्टडी हुई, उसके ऊपर भी अलग अलग थिंकर राइटर्स के रिमार्क्स आए। हम देखते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट बना सर, इसमें हम जिन जातियों का नाम देखते हैं कि वो जाति स्वाभिमान में जीना स्टार्ट हो गई। उन्होंने अपना लोहा पूरी दुनिया के सामने स्थापित किया। बड़े बड़े दिग्गज उस शेड्यूल कास्ट के लिस्ट से निकले और देश के लिए उन्होंने देश प्रेम और अलग अलग क्षेत्रों में अपना सिक्का भी जमाया। पर हम आए दिन देखते हैं कि महाराष्ट्र में ओबीसी में कुणबी वर्सेस मराठा हो जाता है, या फिर धनगर विरुद्ध आदिवासी का एक षड्यंत्र हम देखते हैं। ये जो मांग, मातंग और जो बौद्ध समाज के बीच में एक तेल निर्माण करने का एक हम देखते हैं जजमेंट आया, इस पे क्या लगता है आपको, क्या दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे इसके? जो साउथ में माला और मादिगा, ये इनका पहली प्रयोगशाला थी जो साउथ में इन्होंने की है, माला और मादिगा के नाम से। तो माला माने वहाँ जैसे यहाँ के महार है और मादिगा जैसे वहाँ के मांग है, और ये संघर्ष वहाँ यशस्वी हो गया। आज वहाँ की जितनी तितर बितर अवस्था हो चुकी है, जो दो कम्युनिटी जो एक ही है, शेड्यूल कास्ट में है, मिल के रहने वाली थी, तो वो अभी दुश्मन जैसे एक में को देखते हैं। वही उनको वहाँ का एक प्रयोगशाला वहाँ उन्होंने प्रयोग किए, वही प्रयोग महाराष्ट्र में करना चाहते हैं, पूरे देश में करना चाहते हैं। तो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं जिनको इस सत्ता में रहना चाहते हैं, वो चाहे भले कोई जनता कितना भी कुछ भी कहे, मासेस कुछ भी कहे, लेकिन उनको उनके सत्ता में टिके रहना है, उनको अपनी खुशी बचाना है, उनको बाकी सारे समाज पर राज करना है, तो उनको आपस में लड़ाते रहना पड़ेगा। तो इसलिए वही जो प्रयोग माला मादिगा के नाम से साउथ में हो, वो महाराष्ट्र में होने जा रहा है और वो पूरे देश में होते रहेगा। तो ना ये जो चल रहा है कि सारा जातियों में, शेड्यूल कास्ट में भी आपस में सब भाईचारा खत्म हो जाए, उनको भाईचारा ही नहीं चाहिए, एक संग होकर कोई लड़ना ही नहीं चाहिए, इनको खत्म कर देना है सबको, और इनको भी आपस में लड़ा के खत्म। संस्कृति में हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट की एक संस्कृति निर्माण हुई, सबके अपने अपने नाटक की कल्चर थी, अपने अपने पूर्वजों का नमन करने का कल्चर था। शेड्यूल कास्ट ने अपने कल्चर खड़ी कर दी, तो उस कल्चर से भी हम देखें कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां खड़ी हुई और राज्य स्थापना हुई, तो ये उसका भी एक दूरगामी प्रभाव का एक षड्यंत्र रोकने का उस कल्चर को भी। नहीं देखिए, इसमें आप जितने भी शेड्यूल कास्ट, जैसे महाराष्ट्र में आप लोग 59 जो है शेड्यूल कास्ट, उसमें सबसे एक जो कम्युनिटी है जो जिसने 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब के नेतृत्व में धम्म का स्वीकार किया और उन्होंने बाबा साहब को पूरे ढंग से स्वीकार लिया, तो उनके बच्चे पढ़े लिखे संघर्ष किए हर मोर्चे में, चाहे ओबीसी के लिए हो, चाहे विभिन्न शेड्यूल कास्ट पर कोई भी अन्य अत्याचार होता रहा, तो बुद्धिस्ट आपको सामने मिलेगा, लड़ते हुए मिलेगा, लाठी गोली खाते हुए मिलेगा, जेल जाते हुए मिलेगा, हमेशा संघर्ष करते हुए मिलेगा, क्योंकि ये सारा सूत्र उनको बाबा साहब की तरफ से मिला है, इसलिए उनका कल्चरल भी बड़ा हो गया। उन्होंने आज आप इस मोर्चे में भी देखोगे तो बहुत सारे लोग बगैर बताए सफ़ेद वस्त्रों में आ गए, दे आर बुद्धिस्ट, वो सारे बुद्धिस्ट लोग हैं, और बुद्धिस्ट लोग जानते हैं कि उनको सब एक मिलके रहना है, बाबा साहब के तत्वों को लेके चलना है, और यही नहीं बाकी लोग चाहते हैं, उनको टारगेट करना है। ये सारे 59 जातियों में अकेले जो बुद्धिस्ट हो गए उनको एक अकेला कर देना है और बाकी को उनके खिलाफ में करना है। यही सारा षड्यंत्र चल रहा है और इस षड्यंत्र को सब लोगों ने समझ लेना चाहिए। बुद्धिस्ट को ऐसी कोई हम ये देखते हैं कि इसमें चर्मकार समाज भी है, जाटो समाज भी है, उत्तर प्रदेश से लोग आए यहाँ पे आए, क्या आह्वान करेंगे जो आपको देख रहे हैं लोग यहाँ पर? मुझे ऐसा लगता है उनके दिल में अभी तक जो जिनके आपने उल्लेख किया, जाटो समाज के लोग, चर्मकार समाज के लोग, महाराष्ट्र के बाहर के
जो चर्मकार समाज के लोग हैं उनको बाबा साहब समझ में आ गया है, इसलिए उनको बाबा साहब का संघर्ष और सारा सूत्र और कॉन्स्टिट्यूशन ये सारा समझ में आ गया है। महाराष्ट्र की बात अलग, महाराष्ट्र के चर्मकार को अभी वो समझने में थोड़ा समय लगेगा। अभी भी वो जो ब्राह्मण लोगों ने जो कास्टिज्म डाल के रखा है उसी इसमें जीना चाहते हैं, लेकिन बुद्धिस्ट लोग जो है वो मात्र सब लोगों को एक साथ लेके कैसे चलेंगे, इस संघर्ष को विभिन्न उपवर्गीकरण में ना ढकेलते हुए उसको एक सूत्र में कैसे बांधा जाएगा, यही वो लोग सब देख रहे हैं। ये वैसा देखा जाए तो जो बड़े बंधु की भूमिका में है बुद्धिस्ट समाज, उसको क्योंकि ये सारा षड्यंत्र समझ में आ चुका है, इसलिए वो षड्यंत्रों के खिलाफ सब लोगों को एक लेके लड़ना चाहते हैं। जो उसकी परंपरा में रहा है, उसके परंपरा में रहा है, उनके सारा जो कल्चरल, आप जिसका नाटक का उल्लेख किया, जो भी कल्चरल उनके वैल्यूज है वो सारे यही बताते हैं कि वो सबको एक साथ लेके चलना चाहते हैं, एक साथ लेके लड़ना चाहते हैं समता के लिए। बाबा साहब का जब मैसेज इस धरती पर गूंजा तो लाखों लोगों ने उस मैसेज को अपने जिंदगी में ढाला, लेकिन अगर से कोई शक्ति उस इक्वालिटी को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो लोग सामने आते हैं, लोग क्लस्टर खड़े करते हैं और लोग अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। हम और लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी सरकार से क्या डिमांड है। कंटिन्यूअस लोग जुड़ रहे हैं इस मोर्चे में और अपने डिमांड्स और अपने हक के लिए लोग घरों से निकल रहे हैं। और हम देखते हैं कि विदर्भ स्तरीय इस मोर्चे में पूरे विदर्भ के बाहर से भी लोग आए हैं। हम देखते हैं कि ये जजमेंट जब आया तो सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट आया तो लोग सड़कों पे उतर आए और लोगों को लगा कि ये क्या हो रहा है। जब लोगों ने जब देखा महाराष्ट्र के अंदर की हम देखते हैं कि मराठा विरुद्ध कुणबी हुआ, धनगर विरुद्ध आदिवासी हुआ और ये ऐसे षड्यंत्र दो जातियों में हो रहा है। क्या इसके पीछे कोई एक डीपली षड्यंत्र है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, देखिए गवर्नमेंट जो है ना, इनकी जो नीयत है उसकी नीयत ठीक नहीं है गवर्नमेंट की। अगर गवर्नमेंट की नीयत ठीक होती तो हम लोगों को वेलफेयर फंड हमारा जो 7,200 कोटी पहले लेके गए और 3,200 कोटी रुपए अभी भगा के लेके गए, तो इन लोगों को डेवलप नहीं करना है, उन लोगों को झगड़े लगाना है। मेरे को बताइए कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब शेड्यूल में था 69 कम्युनिटी को साथ में रखा है, 69 कम्युनिटी को साथ में रखा है। किसने रखा है? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने रखा है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखे। तो कुछ सोच के रखा होगा, एक सामाजिक समता प्रस्तावित होना चाहिए। ये सरकार उसको तोड़ना चाहती है, इसका मतलब सरकार की नीयत ठीक नहीं। मैं महाराष्ट्र चर्मकार महासंघ का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ और मैं अकोला से आया हूँ। अच्छा, तो हम देखते हैं कि इसमें जैसा समझ लीजिए, हम जब शेड्यूल कास्ट की जब लिस्ट हम देखते हैं तो भांबी है, अरदास है, असोदी है, चमड़िया है, चमार है, चमारी है, या फिर बहना है, वाड़प है या बिंदला है, ऐसे बहुत सारी जातियां हैं जिन जातियों को अपना इतिहास भी नहीं पता। ये बताइए कि कोई भी देश का पंतप्रधान, राष्ट्रपति, कोई भी पार्लियामेंट ऑफ मेंबर जब कसम लेता है तो क्या कसम लेता है? कि मैं देश के एकता को संगठित रखने के लिए प्रयास करूंगा। आज लोग, समाज के लोग रास्ते पे काहे के लिए उतरे? कि हमारे को इकट्ठा रहने दो। और सरकार क्या कर रही है? इन लोगों को तोड़ रही है। तो मुझे बताइए कि यहाँ पे विद्रोह कौन कर रहा? हाँ जी, कॉन्स्टिट्यूशन को कौन ब्रीच कर रहा? कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए हम लोग रास्ते पे उतरे हैं और कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने वाले राज्य करता है। आप उनको पूछिए कि आपको तोड़ने का अधिकार है क्या? हम देखते हैं यहाँ पर स्लोगन पे बदर कमेटी का अहवाल के ऊपर भी बात हुई है, उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। 2011 के बाद जाति के आंकड़े नहीं है। ये जो प्रायोरिटी के मुद्दे है, इस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जिक्र कहीं नहीं आता, पर ये जो जाति के बीच में जाति द्वेष निर्माण करने के ऊपर स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आते हैं, इसके पीछे क्या भूमिका आपकी? नहीं, सरकार क्या कर रही है? सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है, बस इतना बता रही है। सरकार ये चीज छिपा रही है कि सर्वोच्च न्यायालय ने क्या बताया है। अगर पॉलिटिकल इंटरेस्ट है तो आप उपवर्गीकरण नहीं कर सकते। इनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। जैसा लाड़की बहन किसी ने मांगा नहीं, इन्होंने गवर्नमेंट के लोगों के टैक्स पैसे से अपना इलेक्शन लगाया। लाड़की बहन को 3-3, 4-4 हफ्ते दे दिया। हाँ जी। ये क्या किया? इनको इलेक्शन जीतना था, तो ये उपवर्गीकरण क्यों कर रहा है? आज कोई बौद्ध समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कल चल के क्या होगा? 59 लोग अलग अलग हो जाएंगे और किसी एक जाति के ऊपर अन्याय होगा तो कोई इकट्ठा आने वाले नहीं। इनको यही चाहिए। अभी तक इतिहास रहा है इकट्ठा आने का, ऐसा कुछ आपका नजर है? बिल्कुल, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में 59 कास्ट को लिखा। आप मेरे को बताया आज तक कोई कास्ट इसमें से निकली है? नहीं निकली है। बस्ती में भी हम देखते हैं कि आजू बाजू में घर होते हैं। अरे हम लोग साथ में रहते, रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं। ये सरकार पहले ऐसी दलिंदर सरकार है जो हमको तोड़ना चाहती है। हेट्रोजीनियस जब बात उठी गोलमेज परिषद में 1930 में, 31 में, बाद में हम देखते हैं कि जुडिशियल लैंग्वेज में जब हेट्रोजीनियस शब्द यूज हुआ या फिर होमोजीनियस शब्द यूज हुआ, और आज हम जब देखते हैं कि 2024 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इसके पीछे लोग सड़कों पे उतरते, लोग सड़कों पे क्यों उतर रहे हैं, उसके पीछे क्या भूमिका है, हम वही जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है आपका कमेंट? कौन सा गोलमेज परिषद में? नहीं, ये जो आप उतर गए रास्ते पे इस जजमेंट के खिलाफ, क्या लगता है आपको? ये तो सही है,
बिल्कुल सही है। आपका क्या एक कमेंट रहेगा, यहाँ पर इतने हजारों की तादाद में लोग आ गए हैं? वैसे तो ये आरक्षण के जो उपवर्गीकरण किया है सरकार ने, उसका निषेध है, क्योंकि ये महाराष्ट्र में जो 59 कास्ट है, महाराष्ट्र में सिर्फ 59 कास्ट है, अलग अलग जगह अलग अलग कास्ट है। ये सब एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में दिया कैटेगराइजेशन है। और ये कैटेगराइजेशन एक संस्कृति या इसके ये निकष पे है। और ये सरकार चाहती है कि जो कैटेगराइजेशन है, जो एससी का जो 59 कास्ट है, वो कास्ट अभी एकजुट होकर चल रही है। वो शिक्षा के क्षेत्र में रहे या सामाजिक क्षेत्र में है या सांस्कृतिक क्षेत्र में एकजुट होकर चल रही है। ये सरकार को, ये हमारी जो एससी कैटेगरी की जो एकजुट है, ये एकजुट नहीं चाहे, उनको फोड़ा और जोड़ा और राज्य करा। उनको फोड़ना है ये एससी कैटेगराइजेशन। क्या ये फूट डालो राजकारण की नीति है? ये फूट डालो राजकारण है। ये हमारी सरकार ये अनुसूचित जाति के जो 59 जातियां है उसमें फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनका उल्लू सीधा हो जाए। जजमेंट हो या फिर हम देखते हैं कि बदर कमेटी का अहवाल हो, इस पे जो अध्ययन करते हैं, क्योंकि अब अकड़ ये सब न्यूज में आ गया, वो कैसा वर्गीकरण होगा, उप वर्गीकरण का ये भी हम लोग देखते हैं कि न्यूज में आ गया, लेकिन उसका जो टेक्निकल एंगल है, उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, उस पर हम बात करते हैं। हम देखते हैं कि जजमेंट भी लोगों ने काफी क्रिटिक्स किया, और जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो स्कॉलर्स है, इसके दूरगामी प्रभाव होंगे, इसके ऊपर भी उनका एक जॉइंटली एक उनका निर्धार बना। आपका क्या कमेंट है इसमें? सर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आया है 1 अगस्त 2024 में, इसके बारे में उससे पहले भी ये सुप्रीम कोर्ट में ये विषय गया हुआ है। वो साल था 2004 में चिन्ना स्वामी वर्सेस आंध्र प्रदेश सरकार का एक केस सुप्रीम कोर्ट में था, और उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायमूर्ति ने ये डिसीजन दिया था कि ये भारतीय संविधान कलम 341 को ये विरुद्ध रहता है, ये संविधान विरोधी है। इसीलिए ये उपवर्गीकरण 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने पास नहीं किया था। लेकिन अभी 1 अगस्त 2024 में जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर चंद्रचूड़ और उसके साथ में 6 जस्टिस ने जब ये निर्णय दिया कि भाई ये उपवर्गीकरण जिन राज्यों में आपको लागू करना है, वहाँ पे जो अनुसूचित जाति की जो भी जातियाँ हैं, जिनके आर्थिक दृष्टया वो मागास है, उनको ऊपर लाने के लिए ये उपवर्गीकरण भारतीय संविधान कलम 15(4) के तहत समानता का अधिकार के लिए ये लाना है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। लेकिन मैं पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर होने के नाते मैं आपसे सैद्धांतिक रूप से ये बात कहना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान कलम 15(4) के तहत समानता का जो राइट है, इक्वेलिटी का राइट है, ह्यूमन राइट है, वो ह्यूमन राइट को ये बाधा पहुंचाता है। ये मेरा कहना है और मेरा मानना है। और इसकी वजह से जो समाज में तेढ़ निर्माण हो रही है, एक समाज दूसरे समाज के ऊपर उंगली उठा रहा है। मेरा कहना यह है कि ये बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो वर्गवारी अपने संविधान में की है, वो वर्गवारी बौद्धिक चालाकी से बाबा साहब ने। दूसरा मुद्दा भी है, हम देखते हैं कि जब एडवोकेसी की बात आती है, या फिर हम देखते हैं कि जो डिबेट्स होते हैं, जो केस लॉज बने हैं, जब भी रिजर्वेशन की बात होती है, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी या डीटीएनटी या विजेएनटी, तो हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस वाला भी हमको दिखता है कि ये शब्द आता है। तो इस पे आपका क्या एंगल है? ये बात अनंत बदर समिति के अहवाल के बारे में मुझे कहना है सर, कि जब अनंत बदर समिति स्थापन हो गई, निवृत्त न्यायाधीश की एक सदस्यीय समिति, और वो समिति ने जो अहवाल तैयार किया है, वो अहवाल अभी तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जाहिर किया नहीं है। वो अहवाल में क्या बाबी लिखी है वो भी सामने आई नहीं है। और जो अहवाल में जो बाबी है, मेरा तो मानना ऐसा है, पर वो मुख्यमंत्री के पास पहुंच गया, वो सामाजिक न्याय विभाग में, सोशल एंड जस्टिस विभाग में जाना चाहिए था, पर वो सीएमओ के पास पहुंच गया। वो सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के पास अनंत बदर समिति का अहवाल पहुंचा चुका है, लेकिन उन्होंने वो अहवाल नागरिकों के लिए प्रकाशित नहीं किया कि इसमें क्या है, उसके ऊपर हरकती भी नहीं ली है। और मेरा मानना यह है कि समिति का अहवाल तभी जारी किया जाता है और तभी अच्छा हो जाता है जब
59 जातियों के उत्थानों के लिए अगर आप काम कर रहे हैं तो उनके सबके सब प्रतिनिधि वो समिति में होने चाहिए। उनका भी कहना मानना है, उनका भी जो कुछ भी बात है वो भी उसमें आने चाहिए। 59 जातियों के प्रतिनिधि उस समिति में चाहिए थे, ऐसा हमारा मानना है। अभी कितने लोग आए उस समिति में? उस समिति में केवल एक ही जाति है, एक ही तो बाकी समाज 50 के लोग 58 नहीं है? 58 बिल्कुल नहीं है, किसी को बुलाया नहीं है। और मेरा मानना तो यह है कि अनंत बदर ने यह अहवाल सादर भी नहीं किया। उस जाति के एक IRS ऑफिसर ने वही अहवाल तैयार किया। 2011 के बाद तो जातीय जनगणना भी नहीं हुई, तो वो आंकड़े कहाँ से आए? वही हमारा अम्बेडकरी अनुयायी का कहना है कि 2011 के बाद सेंसस नहीं हुआ है और आपके पास इंपीरिकल डाटा भी नहीं है। कौन से जाति के कौन से वर्ग के लोगों को उत्थान के लिए, नौकरी के लिए, एकेडमिक के लिए किन लोगों को ज्यादा रिस्पांस मिला, ये आपके पास आंकड़ेवारी नहीं है। पहले तो तुम सेंसस आने दो 2026 का, उसके बाद में ये जो इंपीरिकल डाटा आने दो, उसके बाद में हम भी देखेंगे कि जो 13% रिजर्वेशन SC को है उसमें सबसे ज्यादा बौद्ध और महार की जाति है और उनके लोक संख्या के हिसाब से ये उपवर्गीकरण करो, नहीं तो अनंत बदर समिति का अहवाल रद्द करो और ये उपवर्गीकरण भी रद्द करो, ये हमारा मानना है। अगर ऐसा नहीं होगा, ये 59 जातियों में सबसे बड़ा भाई बुद्धिस्ट है, 59 जातियों में सबसे बड़ा बुद्धिस्ट है और वो बुद्धिस्ट हरदम ऐसा ही मानता चला है कि जब भी दलितों पर अन्याय अत्याचार होता है तो सबसे पहले पाओ और संघर्ष करने वाली जमात कौन सी है 59 में, तो बुद्धिस्ट है, बौद्ध है। और जाति जाति में तेल निर्माण करके उनके अंतर्गत संघर्ष कला निर्माण करने का काम इस सरकार ने किया है, ऐसा हमारा मानना है। और लोगों से बात करेंगे, मोर्चे में आपको जोड़े रखेंगे।